नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 क्लास का जो साइंस का सब्जेक्ट है, उस साइंस के सब्जेक्ट के आज का जो तीसरा दिन है, उस तीसरे दिन का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए, जो तीसरा दिन है उसके ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। अर्थात तालाब के जल को हम जब देखते हैं तो उसकी जो गहराई है वो हमें कम प्रतीत होती है। उसका कारण पूछ रहा है कि भाई उसका कारण क्या है। ऑप्शन दे रहा है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। तो देखिए, किसी भी बर्तन में जब द्रव को हम लोग भरते हैं और भरने के पश्चात जब हम उस बर्तन को द्रव को देखते हैं तो उस बर्तन की जो तली है वह थोड़ा ऊपर उठी हुई हमें प्रतीत होती है, जिसके कारण जो तल की जो गहराई है वह गहराई हमें कम प्रतीत होती है। अब यह तली उठी हुई क्यों दिखाई देती है, या फिर जो बर्तन की गहराई है वह गहराई कम प्रतीत क्यों होती है, उसका कारण पूछ रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। यही घटना होती है तालाब में भी। तालाब की में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से तालाब में जो पानी भरा होता है उस पानी के अंदर सघन माध्यम में प्रवेश करती है और प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो तालाब का तली है वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और हमें गहराई कम प्रतीत होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो देखिए, हमने बनाया हुआ है, यह हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी जो ऊपरी सतह है, जो उभरी हुई सतह होती है, इस उभरी हुई सतह को हम लोग कलई किए होते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण है और यह हमारा अवतल दर्पण का है मुख्य अक्ष, हमारा मुख्य अक्ष है। यह दर्पण का क्या है? ध्रुव है। तो हमको फोकस दूरी समझना है कि फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि अवतल दर्पण का फोकस कैसे बनेगा। तो अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, जैसे मानते हैं कि यहां पर काट रही है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उस दर्पण का फोकस होता है। और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो ये हमारा फोकस दूरी है। अब इसको हम समझते हैं कि फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी का जो नियम है वो नियम पता होना चाहिए और चिन्ह परिपाटी के नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की मापी गई दूरियां अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो हमारा जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी किधर पड़ रहा है भाई? तो दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में है। इसलिए जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी क्या होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन हमारा होगा यह ए नंबर। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारा है एफ, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर है। तो इनमें संबंध पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं कि अवतल दर्पण के, चाहे किसी भी प्रकार की दर्पण हो, उस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात जो फोकस दूरी होती है एफ जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आर का मान हो जाएगा आर बराबर 2f।
अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी वह फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा बी नंबर, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण जो है वह हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो समझते हैं उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और या फिर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी उसी प्रकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी आभासी या फिर काल्पनिक ही होता है। एकमात्र अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। ये हमारी थ्योरी है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर होगा, अर्थात सी, केवल आभासी प्रतिबिंब ही उत्तल दर्पण बनाता है। ये हमारे 4 नंबर का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात प्रकाशिक माध्यम पूछ रहा है, माध्यम का प्रकार पूछ रहा है कि प्रकाश के दृष्टिकोण से बताइए कि जो माध्यम है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम, प्रकाशिक माध्यम की बात की जा रही है, तो प्रकाशिक माध्यम कुल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन होगा हमारा बी। अब इस माध्यम को हम लोग 3 वर्गों में बांटा गया है। बांटने का आधार क्या है, तो बांटने का आधार है हमारा प्रकाश के आधार पर हम लोग इस माध्यम को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। क्यों भाई, कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें बिल्कुल समांतर चलती हैं उस प्रकाशिक माध्यम को हम लोग समतल माध्यम बोलते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें अपसरित होती हैं, अर्थात सामने की तरफ फैलती हैं, उसको हम लोग अपसरित प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर अभिसरित होती है, मिलती है, उस प्रकाशिक माध्यम को हम लोग अभिसरित प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। तो कुल कितने प्रकार के प्रकाशिक माध्यम हो गए, 3 प्रकार के। समांतर प्रकाशिक माध्यम, फिर से अभिसारित प्रकाशिक माध्यम और एक अपसारित प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, ये हमारा होगा आंसर 3 प्रकार का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तैलीय कागज होता है। जो कागज है, कागज पर यदि तेल लगा हुआ है उसको हम लोग तैलीय कागज बोलते हैं। वह तैलीय कागज की कैसा होता है भाई, तो प्रभाषक होता है या फिर प्रभासी होता है। क्यों, क्योंकि तैलीय कागज में से प्रकाश की जो किरणें हैं उन किरणों का कुछ अंश तैलीय कागज से होकर पार हो जाता है, गुजर जाता है, जिसके कारण हम लोग तैलीय कागज को प्रभासी के श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास, अनंत होती है, 100 सेंटीमीटर होगा, 0 होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। फोकस दूरी हम जानते हैं कि किसी दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं थ्योरी के हिसाब से कि जो समतल दर्पण होता है वह समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है और उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण का ये हम मान लेते हैं कि समतल दर्पण का यह हमारा मुख्य अक्ष है। समतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब यहां पर इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की श्वेत किरण, चलिए प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तब वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। अर्थात यह किरण समतल दर्पण पर कितने डिग्री के कोण पर आ रही है, 90 डिग्री के कोण पर आ रही है। तो कैसे परावर्तित होगी, तो यहां पर 90 डिग्री पर आपतित होने के बाद यह प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है ना। अर्थात जब यह किरण इसी पथ पर लौट जाएगी तब यह किरण मुख्य अक्ष को कभी भी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी।
अर्थात मुख्य अक्ष की यह किरण समांतर हैं, तो क्या यह कभी प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं करेगी। तो इसलिए मान लिया जाता है इस बात को कि जो किरण है वह परावर्तन होने के बाद वह अनंत दूरी पर जाकर मुख्य अक्ष को क्या कर रही होगी? प्रतिच्छेद कर रही होगी। इसलिए समतल दर्पण का जो फोकस है, यह माना जाता है कि समतल दर्पण का फोकस कहां पर होगा? अनंत पर होगा। तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी होगी भाई? अनंत होगी। इसलिए हमारा कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर होगा यह ए नंबर। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? क्वेश्चन है हमारा कौन सा दर्पण है? ध्यान देना है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की बात की जा रही है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, अर्थात स्पेस पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति पूछ रहा है कि वस्तु को आखिर कहां होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब जो है हमारा, प्रतिबिंब उल्टा हो, वास्तविक हो और समान आकार का हो। अर्थात प्रतिबिंब जो हमारा है वह उल्टा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे में अवतल दर्पण को हमें कहां रखना चाहिए? हमें अवतल दर्पण को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, क्योंकि जब हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तब उस स्थिति में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा यह बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये दो ऐसे दर्पण हैं जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाते हैं। लेकिन दोनों में क्या विशेषता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, उसका आकार ज्यादातर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। और प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है सीधा एवं आवर्धित। तो देखिए उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो लाइन ऐड कर रहा है कि आवर्धित, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाकर प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन आवर्धित नहीं होता है, छोटा होता है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा बनाता ही नहीं है, सीधा बनाता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और आकार में वस्तु के आकार से छोटा होता है, अर्थात हासित होता है, छोटा होता है, कम होता है। तो ये हमारा 9 नंबर का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए हमारा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से ये हमारा जल है, प्लास्टिक है, कांच है, मिट्टी है। इनमें से किसके द्वारा हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं? तो ध्यान देना, जल है, जल के द्वारा भी लेंस बनाया जा सकता है। जल को बर्फ में बदलकर लेंस के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। जल से लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से लेंस बना सकते हैं, कांच से तो लेंस बनता ही बनता है, लेकिन किस चीज से लेंस नहीं बना सकते हैं? तो हमारा यह ऑप्शन होगा, हमारा यह ऑप्शन होगा कौन सा? मिट्टी। मिट्टी से हम लोग लेंस कभी भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है वह अपारदर्शी पदार्थ होती है, यह प्रकाश की किरणों को अपने से होकर गुजरने ही नहीं देगी, तो इसे लेंस बनाना संभव नहीं है। बाकी ये सभी पारदर्शी माध्यम है, तो कभी भी लेंस केवल पारदर्शी पदार्थों से ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा? यह डी नंबर होगा। तो आज का जो हमारा साइंस का सीरीज है, डे 3 का बैच था, 10 क्वेश्चन आज हम लोग कर चुके हैं। अगले स्लाइड में फिर अगले दिन फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। आप हम लोगों से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।